नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, कोरोना की चुनौतियां हैं और चुनौतियां बढ़ती ही जा रही हैं। तो मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर अजय कुमार, जो पारस एचएमआरआई हॉस्पिटल पटना के डायरेक्टर भी हैं और यूरोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के एक्स चेयरमैन हैं। बड़ा नाम है। डॉक्टर अजय कुमार जी, स्वागत के साथ एक सवाल। जैसा कि आप हमसे बता रहे थे, चर्चा हो रही थी दिन में ही कि कोरोना ने एक नई चुनौती पैदा कर दी है या एक नया तमाशा पैदा कर दिया, आपके शब्दों में कहें। और ये सबसे पहले महाराष्ट्र में दिखा, अब गुजरात में दिख रहा है, अब दिल्ली में भी आ चुका है। तो ये तमाशा क्या है और इतना खतरनाक ये कैसे है? ये एक फंगल इन्फेक्शन है। इसको म्यूकोर माइकोसिस कहते हैं। माइकोसिस का मतलब ही होता है फंगल इन्फेक्शन। तो कोरोना से जो लोग उबर जाते हैं और उनकी इम्यूनिटी कम रहती है किसी कारण से, जैसे एक तो ऐसी बीमारी से इम्यूनिटी कम है, ऊपर से भी डायबिटीज वगैरह है, तो इन लोगों को ये पकड़ देता है। इसको काला फंगस कहते हैं, काला फंगस, ब्लैक फंगस है। और ये करता क्या है कि आपके मतलब आंख को इफेक्ट करता है और ब्रेन को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। अच्छा। और इससे बहुत ही ज्यादा खतरा है। हो सकता है कि इससे आपकी मृत्यु भी हो। अभी जो इन्फेक्शन हुआ है तो एक महिला की मृत्यु हुई है गुजरात में। गुजरात में करीब 650 केस है। 200 केस करीब करीब अभी आज के दिन महाराष्ट्र में है और छिटपुट जो है और जगह हो रहे हैं, दिल्ली वगैरह में। इसीलिए इसके ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और अभी तक इलाज ठीक से एक ही दवा है जिसको एंटी फंगल है, एम्फोटेरिसिन कहते हैं इंजेक्शन। वही इंजेक्शन में काम करना होता है तो करता है। इसलिए ये बहुत खतरनाक ट्रेंड आ गया है। अब इससे बचने की जरूरत है। यदि अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, इसका डायग्नोसिस भी अर्ली नहीं हो पा रहा है। हमारी आँख फूल गया था, अरे ऐसे ही लगता है कि फूल गया है, इससे हो गया है, करते करते मालूम हुआ कि इन्फेक्शन हो गया है। तो ये है माइकोसिस। तो ये किन लोगों के लिए अधिक खतरनाक है? जैसा अभी आप कर रहे थे कि यदि आप डायबिटिक के पेशेंट हैं, डायबिटीज है, तो ये किन लोगों के लिए ज्यादा ही खतरनाक है? कृपया स्पष्ट करें। देखिए, जिनकी इम्यूनिटी लो है किसी भी कारण से, कोरोना बहुत ज्यादा भयंकर रूप में उनको हो गया था, बहुत मेहनत से वो बचे हैं, किसी तरह से वेंटिलेटर पर थे, ऑफ हुए हैं, या बहुत हाई ऑक्सीजन पर थे, ऑफ हुए हैं, लंग बहुत बैडली इफेक्टेड हुआ था। जो पेशेंट डायबिटिक रहे हैं, जिनको अदर डेबिलिटेटिंग माने कोमॉर्बिडिटीज है, उन लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है। डॉक्टर साहब, पिछले 15 दिनों के बाद हम लोग 15 दिनों के बाद ही आज जुड़े हैं और 15 दिनों में कई उतार चढ़ाव हम लोगों ने देखे इस कोरोना काल में। ये और कुछ नया क्या दिखाई पड़ा? और तीसरी लहर की बात भी हो रही है, आंध्र प्रदेश में नया म्यूटेशन दिखाई पड़ा है। ये सारी चीजें क्या है और इनसे लड़ने के लिए हम कैसे तैयार बैठे हैं? नया तो समझिए कि म्यूटेंट जो है इतना खतरनाक होता जा रहा है, जैसे जैसे हम लोग जान रहे हैं। अब एक एपी वेरिएंट आया है। एपी वेरिएंट जो है आंध्र प्रदेश वेरिएंट कहला रहा है, वो तो 15 टाइम ज्यादा मारक क्षमता रखता है। पर इतना खतरनाक है कि जैसे बहुत लोग सुनते हों कि आज हुआ और 15 दिन के बाद जो है 2 दिन या 3 दिन में ही उनकी मृत्यु हो गई। इतना भयंकर रूप से लंग को इफेक्ट करता है और मृत्यु हो जाती है। इसलिए ये अभी स्थिति ऐसी है कि हम लोग जैसे एक चीज को समझते हैं तब लोग दूसरा कुछ आ जाता है, ज्यादा ही खतरनाक रूप में आ जाता है। पहले था कि चलिए साहब, वैक्सीन जिनको पड़ गया है उनको होगा लेकिन बहुत कम होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे पटना शहर में ही मेरे 2 मित्रों की मृत्यु हो गई। दोनों ने फुल वैक्सीन का ये लिया था। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन थे और दूसरा पटना मेडिकल कॉलेज से रिटायर हुए थे, माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर। दोनों की मृत्यु हुई है, दोनों डोज लेने के बाद भी। इसलिए ये भी नहीं हम कह सकते हैं कि बस आप निश्चिंत हो गए, आपको वैक्सीन पड़ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ये म्यूटेंट्स जो है दे कैन इन्फेक्ट,
और अभी भी बचाव सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी जी डॉक्टर साहब, आप हम्म, भारतवर्ष के डॉक्टरों से बातचीत करते रहते हैं। देखिए, जब कोरोना आया 2020 में, तब भी कहा गया कि इसके रोकथाम का 3T का फॉर्मूला है: टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट। मैं आज दिन में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में अभी हाल फिलहाल में एक मरीज निकला जो पॉजिटिव पाया गया। फिर उनकी पत्नी पॉजिटिव पाई गई, लेकिन ये ट्रैक नहीं हो पाया, ट्रेस नहीं हो पाया कि ये कहां से लेकर आए, क्योंकि ये बाहर भी नहीं गए थे। इसके बाद सिडनी शहर में लॉकडाउन जैसी सख्ती बढ़ा दी गई और ऐसी व्यवस्था की गई कि कोई फैलाव ना हो। क्या लगता है कि भारत में हम लोगों ने देरी कर दी तैयारी करने में, एहतियात बरतने में? मतलब पहला झोंका जब आया था, चलिए उस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ इतिहास की बात है, लेकिन लगा कि जी अब कंट्रोल हो गया है। जी दूसरा झोंका जो आया इतनी तेजी से आया है ना, चाहे जी लोग जो भी कह लें, जी आखिर इंग्लैंड की तरह इतना उन्नत देश भी इससे जी तबाह हो गया। सिर्फ यही बात है कि जी इंग्लैंड की बात बहुत ज्यादा इंटरनेशनल क्षेत्र में नहीं आई, और जी मुझे अच्छा नहीं लगता है कहते हुए कि हम जी वहाँ के प्रेस ने बहुत ही रिस्पॉन्सिबली एक्ट किया। जी जी कितने लाशें निकलती थी, कितना हंगामा होता था, और जी किस तरह से बरियल होता था, ये आपने इंग्लैंड का नहीं देखा। लेकिन यहाँ जी दिन भर लाशें दिखा रहे हैं, मुर्दा घर दिखा रहे हैं, ये दिखा। तो थोड़ा इररिस्पॉन्सिबली हम लोगों ने, प्रेस ने भी एक्ट किया है। सॉरी टू से दैट, दे शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल, और इस तरह की चीजें नहीं दिखानी चाहिए। अब क्या हुआ, हमारा प्रेस ये दिखा देता है। इसको जो है सो ये जो फोटो सब है, जी 8,000, 12,000, 15,000, 20,000 डॉलर में ये बिकती है अमेरिका में, और वहां ये जी दिखाया जाता है, यहाँ का भयावह रूप दिखाया जाता है। 25-25 हजार डॉलर में भी बिके हैं कुछ सीन, जिसमें कि समझिए कि श्मशान घाट का और ये सब है। तो ये सब चलिए, थोड़ा तो सा आपने हम लोग मीडिया की बात कर दी डॉक्टर साहब, लेकिन क्या आपको लगा नहीं कि सरकार के स्तर पर भी जो हॉस्पिटल की तैयारी करनी चाहिए थी, या जिस तरीके से अस्थायी अस्पताल बनाए जाने चाहिए थे, और जिस तरीके से जो कोरोना अप्रोप्रिएट एक्शंस लिए जाने चाहिए थे, वो एक्शंस नहीं लिए गए? आप एक और कहते हैं कि दवाई भी और कराई भी, और दूसरी ओर आप चुनावी सभाएं करते रहे, आप कुंभ स्नान कराते रहे, जबकि 2020 में हमने देखा था कि तबलीगी जमात को लेकर इतना बड़ा बवाल हो गया था। तो क्या सरकार तैयार नहीं थी, या उन्होंने ये थाली पिटवाकर और टॉर्च जलवाकर, मोबाइल का फ्लैशलाइट जलवाकर मान लिया था कि हम विश्व विजेता हो गए, जंग जीत गए? आपने एकदम नब्ज पकड़ लिया, और मैंने भी जान के नब्ज पे आपके हाथ दिया था कि जब मैं जी प्रेस पर बोलूंगा तो जरूर सरकार पर आप भी पूछिएगा ये प्रश्न। जी 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 तो अब जी मैं आपको बताता हूँ, जी सरकार अनप्रिपेयर्ड थी, ये कहने में मुझे थोड़ा सा भी संकोच नहीं हो रहा है। जी और अनप्रिपेयर्ड ही नहीं, उनको किसी को अंदाज ही नहीं था कि इतना बड़ा सुनामी आएगा। जी सुनामी आ गया, मान लिया, जी तो एक हो गया कि परोपदेशे वेलायाम सर्वे शिष्टा भवन्ति वही विस्मरन्ति वही शिष्टत्वं स्वकार्य समुपस्थिते। जनता जी को भाषण दे रहे हैं कि डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन एंड मास्किंग, जी और दूसरी तरफ चुनाव जीतने के लिए सभाएं बवाल कर मचे रहे हैं। जी मतलब जनता ये देख रही थी, जनता को जी क्या इतना बेवकूफ नहीं समझा जाए। लेकिन जी ये गलत काम इन्होंने किया है, और इनको पब्लिक अपॉलॉजी इसके लिए मांगनी पड़ेगी। यदि नहीं अभी तक मानी है, मुझे नहीं लगता कि अभी तक पब्लिक अपॉलॉजी किसी नेता ने मांगी है इसके लिए। अब उसके लिए तरह तरह का बहाना बना रहे हैं, छोड़िए उन बातों को, वो उन्होंने गलत किया है। और आप एकदम सही पॉइंट पकड़े हैं कि तबलीगी बेचारा सब जो अंदर घुस के कुछ किया, तो जी समझिए लगा जैसे बवाल हो गया। अरे वो तो अंदर घुस के किए हुए था एक जगह, जी निजामुद्दीन में। आप तो जी खुलेआम हरिद्वार में छुट्टा छोड़ दिए लोगों को, जी छुट्टा हवा में कि चलो भाई करो। ये सब नहीं चलेगा। ये दो रंगी नीति सरकार की हुई है, और जी इसको हमें मानना पड़ेगा।
बहुत ही माने गलत काम हुआ है और इसको रोकना होगा। देख लीजिए अभी मुस्लिम समुदाय के मित्रों को कितना रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहे हैं। क्या बाकी लोग ऐसा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं कर सकते थे? पिछले साल ईद में थोड़ा सा ये लोग गड़बड़ा गए थे, मतलब रमजान के महीने में, लेकिन इस बार देखिए क्या बढ़िया डिसिप्लिन हो रहा है। तो देश में इस तरह की डिसिप्लिन लाने के लिए हमारे जो गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, हमारे जो नेता हैं, उन लोगों को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि सरकार की जहां तक बाकी तैयारियों का प्रश्न है, मैं एक नया प्रश्न खड़ा कर रहा हूं ज्ञानेश्वर जी। आप नए प्रश्न पर आएंगे, उसके पहले एक प्रश्न मैं कर लूं कि आप ये मानते हैं कि सत्ता और सियासत ने इस कोरोना को भारत में और भयावह बना दिया, और इसके लिए चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे प्रदेशों के मुख्यमंत्री हो, उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हाँ हमसे चूक हुई है? ये तो मैंने आपको पहले ही कह दिया। अब जी, दूसरी बात जो मैं बहुत ही जरूरी कह रहा हूँ, इस देश में गरीब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो अमीर हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। जो आपके लिए धन अर्जित करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको टैक्स पे करते हैं इन गरीबों की सेवा करने के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सरकारी अस्पतालों में जो भी कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि सिर्फ सरकारी अस्पताल में इलाज होता है। ये आपको मान के चलना होगा कि इस देश में 70 से 80% हेल्थ केयर इज टेकन केयर ऑफ बाय द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को खाली आप रिकॉग्नाइज कर दे रहे हैं, सुविधा नहीं दे रहे हैं। अब जो लोग जो अफोर्ड कर सकता है उसकी जिंदगी तो बचाइए। और जो लोग, जैसे मान लिया, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसमें कुछ भी हुआ। अब हमारे कई मित्र जो व्यवसायी ग्रुप से आते हैं, जो बहुत ही डॉक्टर्स है, पता है आपको अभी तक रिकॉर्ड पर पटना में इस वेब, बिहार में इस वेब में 63 डॉक्टर मर गए। 63 डॉक्टर, व्यवसायियों, अदर इंटेलेक्चुअल्स, ब्यूरोक्रेट्स की बात छोड़ दीजिए। क्या हम लोगों के लिए सुविधा नहीं होनी चाहिए? कि ठीक है, पीएमसीएच में आप कीजिए, एनएमसीएच में कीजिए, बाकी जगह भी। अब ऑक्सीजन का कोटा हो गया प्राइवेट सेक्टर के लिए। अब हम लोग वेंटिलेटर नहीं चला सकते, जो अफोर्ड कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं, तो क्या जो पेमेंट करने वाले आदमी हैं उनके लिए सरकार सुविधा नहीं देगी? हम हमारे टैक्स से सरकार चलती है सरकार, तो सरकार को उनका भी ख्याल रखना होगा। प्राइवेट सेक्टर को वैसी ही सुविधा देनी होगी। ये सिर्फ वोट बैंकिंग के लिए पीएमसीएच में ही कर दिया, एनएमसीएच में ही कर दिया, वहां पर ये लगा दिया, ये नहीं चलेगा। अभी भी पटना में देख लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स, इन्होंने 92 हॉस्पिटल्स को रिकॉग्नाइज किया है। पटना में 92 हॉस्पिटल्स कितनी सेवा दे रहे हैं और इनको आप क्या सुविधाएं दे रहे हैं? जरा इसको जोड़िए तो कुछ सुविधा ही नहीं है। आफ्टर ऑल everybody is equal in this country, whether, and I am not saying you don't look after the poor, but just for the vote bank you just talk of poor, but those who can afford, you are not giving much facility to them. So वो भी ध्यान देने की जरूरत है। जैसा मैंने देखा ये मेरा दूसरा पॉइंट है ज्ञानेश्वर जी। तीसरा पॉइंट ये है कि सरकार की मजबूरी भी मैं बताता हूँ। ऑक्सीजन के लिए छटपटा के हम लोग रह गए और सरकार भी छटपटा के रही। मैं ये भी नहीं कहूंगा, मैं कॉन्स्टेंटली संपर्क में रहा हूँ सरकारी महकमे से ये ऑक्सीजन की कमी को लेके। उन्होंने बहुत ही कोशिश की। दिक्कत क्या हुआ, एक तो हमारे पास ऑक्सीजन जनरेशन कैपेसिटी नहीं थी, और जनरेशन कैपेसिटी तो खैर आजकल में बढ़ रही है और बढ़ती चली जाएगी। दिक्कत कहाँ हुई है, आखिर ये ऑक्सीजन निकाल करके का हवा में छुड़ी नहीं ना छोड़ेगा आदमी, उसको सिलेंडर में भरेगा, सिलेंडर में भर के और जो है सो जगह जगह पहुंचावेगा। अब देखिए यहाँ समस्या, जितना सिलेंडर है उसकी कालाबाजारी हम लोग कर रहे हैं। वी इररिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री, जो कालाबाजारी रेमडेसिविर जो 1300 रुपया 1299 रुपया में रेमडेसिविर सरकार अभी सप्लाई कर रही है अस्पतालों को। मेरे खुद अस्पताल में आता है 1299 और 1299 मरीज को दिया जाता है।
लेकिन जब नहीं था तो 42,000 44,000 रुपए में फाइल कर दिया, और अभी भी हो रहा है ये काला बाजारी। तो इसमें सरकार को दोषी नहीं है, इसमें पब्लिक रिस्पॉन्सिबल है। तो पब्लिक एक तो काला बाजारी करके सिलेंडर को नुकवा दे रहा है, दूसरा सिलेंडर बनाने का, अरे ऑक्सीजन तो बन जाएगा, सिलेंडर तो एक दिन में तैयार नहीं होगा। इस देश में मेरे हिसाब से 3 कंपनी है, शायद 2 कंपनी, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, शायद 3 कंपनी है इस देश में जो सिलेंडर बनाती है, और वो उन्होंने कह दिया कि इतना जल्दी हम सिलेंडर नहीं बना सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या वो भी आ गई है। अब कैसे, अब उसके चलते लोग ऑक्सीजन का ये जो क्या उसको कंसंट्रेटर का इस्तेमाल करें। अरे भाई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खिलौना है। जिन लोगों जो बहुत माइल्ड केसेस के हैं, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 5 लीटर वाला है, यानी जी मैं जनता को आपके थ्रू बता देता हूँ, वो ज्यादा से ज्यादा 3 लीटर देती है। ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। 3 लीटर जिस आदमी को ऑक्सीजन की जरूरत है तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। 10 लीटर वाला भी 6 लीटर 7 लीटर उसमें भी तनी वो परेशान करता है, और दैट इज नॉट द आंसर टू द प्रॉब्लम ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। तो वो सरकार को बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, और मैं ये नहीं कहूंगा कि वो डट के लड़ाई नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए डॉक्टर साहब, मैंने एक और उदाहरण देखा कि ऑक्सीजन सप्लाई की आप बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड स्टेट रहा, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे अधिक संक्रमित मरीजों के बाद भी ऑक्सीजन सप्लाई का जो सिस्टम था वो चेन प्रॉपर था। आपने महाराष्ट्र में ये नहीं देखा कि ऑक्सीजन के लिए मारामारी हो रही है या हॉस्पिटल्स में बेड के लिए मारामारी हो रही है, ये आपको मुंबई के किसी बच्चे ने शिकायत नहीं की होगी। तो ऐसी तैयारी, क्योंकि वो तैयार थे, ऐसी तैयारी दूसरे प्रदेशों में नहीं दिखी, इसका अफसोस तो होता है ना। देखिए, मैं आपको एक बड़ा बढ़िया बात बताता हूँ। महाराष्ट्र और गुजरात में इतना खतरनाक रूप में फैला हुआ है, अब तो कर्नाटक टेक ओवर कर लिया है, तब भी चूंकि देखिए वो इंडस्ट्रियल स्टेट है। बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए। देश भर में तरह जो एगो सिलेंडर का तो अभी फैक्ट्री वही बड़का है मुंबई में। मुंबई में क्या नहीं, मुंबई महाराष्ट्र, वही महाराष्ट्र में क्या नहीं है, इसको नहीं कहते हैं बिहार में का बात हो, वैसे ही महाराष्ट्र में क्या नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है चीज को उगाने का, चीज सारे देश की जो आर्थिक ये है उसकी आर्थिक राजधानी है, उनके पास मीन्स है, सब कुछ है। और अस्पताल का जहां तक प्रश्न है, वो उनके अस्पताल हमसे हो सकता है बढ़िया इक्विप्ड कुछ अस्पताल हैं, लेकिन जो उनका पेरिफेरल एरिया है वो बहुत अच्छा नहीं। अभी बीड में देखा क्या हुआ और सब जगह क्या हुआ है, बहुत बढ़िया नहीं है। और महाराष्ट्र को अभी तो वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम चल रहा है उनको भयंकर रूप से। अब दिल्ली है, अब दिल्ली के भाई साहब जितना खर्च करते हैं अपना चेहरा चमकाने में टीवी पर, और करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करते हैं, ये भाई साहब उतना थोड़ी कुछ कर रहे हैं। एक अस्पताल है द्वारका में, जो मेरा नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का ऑफिस है द्वारका में, उसी के बगल में है 4000 बेड का अस्पताल बना था। इंदिरा गांधी अस्पताल या क्या नाम करके शुरू किया, मैंने उसका उद्घाटन भी कर दिया था, वो ऐसा ही पड़ा हुआ है आज तक। अभी जब खूब हल्ला हुआ है कहीं कहीं सोशल मीडिया में, तो सुनते हैं वहाँ 50-100 गो आदमी का बना रहे हैं, कहाँ 4000 कहाँ 550-100 आदमी का इंतजाम कर रहे हैं। इसलिए इंतजाम कम और वहाँ राजनीति ज्यादा हो रही है दोनों पक्षों में, जिसके चलते बिहार की एक चीज और ज्ञानेश्वर जी, बिहार के बारे में बताइए। बिहार एक ऐसा स्टेट है कि यहाँ बड़ी क्रिटिसाइज होता है, लेकिन अभी तक मीडिया में और कहीं बिहार के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सुन रहे होंगे। और लॉकआउट हम लोगों ने जब हंगामा किया तो किया गया, तो देखिए कि घट के कल 1200 केस आ गया, 1700 1600 जो था 1200 आ गया। भगवान करेगा
तो हम लोग बेटर कंट्रोल करेंगे। थोड़ा सा और इस सबको सही हो जाने दीजिए। अब देखिए कि रेमडेसिविर मिलने लगा जी और ठीके ठाक अब मिल रहा है और बाकी जी। चीज भी मिलेगा। इसलिए हम लोग वी आर डूइंग मच बेटर देन सम अदर स्टेट्स। पब्लिक के नाम एक संदेश दे दिए ताकि लोग अलर्ट रहें इस भयावह स्थिति में। मैं पब्लिक को इतना ही कहूंगा कि भाइयों रिलैक्स मत होइए, है वो आवेगा जी और अक्टूबर तक जो आने की बात है वो आवेगा। उसकी तैयारी सरकार को भी करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए, यदि कभी अलग से हम लोग का डिस्कशन होगा तो मेरे पास एक कैप्सूलर अरेंज की बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो अक्टूबर जी तक बन जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ। और कैसे ट्रेनिंग करेंगे, 3 महीने के ट्रेनिंग कैप्सूल में वो मेरे पास है। कभी जी ज्ञानेश्वर जी आप हमसे डिस्कस करेंगे तो जी पूरा बिल्कुल। ट्रेनिंग प्रोग्राम समझा दूंगा। और जनता से यही कहूंगा कि भाई जी डिस्टेंस में, अभी 6 फीट वाला भी मामला खत्म है। अब तो जी ये जी एरोसोल चल रहा है, एरोसोल जी है। जी फिर भी कम से कम 6 फीट दूरी रखिए, मास्क जी। लगाइए और हाथ धोइए। इतना ही मैं कहूंगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा के लिए। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।